This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः मार्गशीर्षकृष्णत्रयोदशी दिनांक 11 जानेवारी 2021 चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 रसप्रदोषादिविकार शंखं चक्रं जलौघान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निकीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् कृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। अध्यस्तिदन्तौ दन्तास्ति भेदशूलं विवर्णता केशलोमनखश्मश्रु दोषाश्चास्ति प्रदोषया। तर्हि केशलोमनखश्मश्रुदोषाः च अस्ति प्रदोषयाः। केचन मन्यन्ते यत् श्मश्रुदोषः तावत् शुक्रसम्बद्धः इति तस्यैव तत्र चिकित्सा कार्या किन्तु एतस्मात् सूत्रात् ज्ञायते यत् अस्थिरपि अस्थि अपि तत्र विवक्षितोऽस्ति न केवलं शुक्रं किन्तु उभयोरपि विचारः कार्यः इति साधु ऋक्पर्वणां भ्रमो मूर्छा दर्शनं तमसस्तथा अरुषां स्थूलमूलानां पर्वजानां च दर्शनं मध्यप्रदोषः पर्वणां ऋक् इदं लक्षणं तावत् वातरक्तविशेषत्वेन दृश्यते भ्रम मूर्छा तमसा दर्शनं तथा तमोदर्शनं तदपि बहुषु रुग्णेषु दृश्यते अरुषां स्थूलमूलानां पर्वजानां च दर्शनं स्थूलानि मूलानि येषां ते अरुषाः तेषां पर्वजानां च दर्शनं तेषु पर्वजेषु स्थितेषु अरुषि यानी स्थूल मूलानि तेषां दर्शनम तो बड़े बड़े जिसके बड़े मूल इस प्रकार के अरुषि छोटी छोटी फुंसियां जो पर्वत स्थान में होती है ये शायद पामा या खरूच जिसको कहते हैं स्कैबिट्स इसमें देखा जाता है और इसके लिए अलग से चिकित्सा करनी पड़ती है लेकिन ये मज्जा संबद्ध है ये एक महत्वपूर्ण चीज है और तमोदर्शन ये भी मज्जा संबद्ध इस प्रकार का ब्लैकआउट हो जाता है कुछ भी नहीं दिखता सिर्फ अंधेरा दिखता है तो ये कुछ लोगों में देखा जाता है ये भ्रम मूर्छा तमोदर्शन ये बीपी हाई होने पर भी हो सकते हैं तो उस समय में हमारा निदान मध्यस्थित दोष इस प्रकार का है ऐसा भी हो सकता है और पर्वणाम रुख ये खासकर वातरक्त में दिखाई दिया जाता है तो इसमें भी असमज्जा का एक समझ लेना जरूरी इस प्रकार का है फणसलकर जी और कोरटकर जी एक अनुभव था अलग अनुभव था शिन ऑफ टिबिया इसमें अगर
रुक्षता या श्लक्ष्ण स्पर्श है, शीनोफिलिया है, तो वो मज्जा से संबंधित मानते थे और चारोड़ी दिया करते थे। विशेषतः रुक्षत्व अगर वहां पे ज्यादा है तो प्रियाल ये इसमें फायदा करता है, ऐसा उनका अनुभव था। उसका संबंध किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, ये एक अलग अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। और वैसे सारा सारत्व के बारे में जो वर्णन चरक में आया है, सारा लक्षण आए हैं और अतो विकास सारा इतना ही बताया गया है। तो उनके आधार पर उन स्थानों पे अगर सारता के विपरीत इस प्रकार के लक्षण है, तो ये एक बात हो सकती है कि यहाँ सारता का विचार, असारता का विचार करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो मज्जा प्रदोष से ये विकार होते हैं। अभी मज्जा का संबंध जो नर्वस सिस्टम से जोड़ा जाता है वो कितना योग्य है, ये संदेहास्पद है। हमारे हिसाब में स्पर्श ज्ञानम असंशयम रक्त के बारे में बताया गया इस प्रकार का विसर्प जैसे विकार में, जहाँ हमारे यहाँ रक्त प्रधान दृश्य है और एलोपैथी के अनुसार 38 ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा इस प्रकार का विकार है। तो नर्वस सिस्टम का संबंध अगर हमें एनाटॉमी से कुछ को रिलेट करना है तो रक्त से है, मज्जा से नहीं। लेकिन ब्रेन अस्थि स्थित है, वास्तव में तो अस्थि में नहीं है, अस्थि की एक पेटी जैसी बनी है और उसमें मज्जा है इस प्रकार से। तो मस्तुलुंग क्या चीज है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और अष्टांग संग्रह के संदर्भ के अनुसार वो मेद है इस प्रकार। लेकिन फिलहाल सभी जगह यही प्रचलन में है कि मज्जा का संबंध नर्वस सिस्टम से है। हाँ, कैल्किनियल बारे में बताने वाले थे, ठीक है। कैल्किनियल्स पर तो मज्जा से नर्वस सिस्टम का संबंध वास्तव में कहीं दिखाई नहीं देता। नर्वस सिस्टम का संबंध वात दोष से है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और उसका एक एनाटॉमिकल रीजन मिलता है कि जितने न्यूरॉन्स ब्रेन में है उतने ही गट में है, तो गट ब्रेन ये तो संकल्पना है जो फिलहाल उभर आई है। और केरल वाले लोगों ने काफी इसके बारे में बहस की है, क्योंकि हमारे लिए वात के लिए बस्ती चिकित्सा अहम है। और अगर ब्रेन से संबंध या नर्वस सिस्टम से संबंध लक्षण है तो भी हमारी बस्ती चिकित्सा काम करती है, उसमें संदेह नहीं है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये गट में जो न्यूरॉन्स है, गट ब्रेन और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, उनका कुछ इंटरनल अंतर्गत संबंध इस प्रकार का है। और इसीलिए नर्वस सिस्टम पर वस्तु चिकित्सा भलीभांति काम करती है, वात चिकित्सा इन जनरल काम करती है। लेकिन मज्जा धातु से उसका संबंध होगा ये बताना काफी मुश्किल है। अगर संबंध किसी से जुड़ाना ही है तो रक्त का संबंध जुड़ाना ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक बड़ी गलत फहमी इसके बारे में हो गई है कि मज्जा और नर्वस सिस्टम इसको मिला जुला है। और खास करके स्नेहनम सही संयुक्तम पक्षाघाते विरेचन, ये जो बात बताई जाती है इस सूत्र का स्पष्टीकरण कैसे करेंगे इस प्रकार से। तो विरेचन पित्त दोष की प्रधान चिकित्सा है। पित्त धरा करा, पुलिश पुलिश धरा करा एक ही है, वगैरह वगैरह। इसके आधार पर विरेचन देने से पित्त निकल जाता है और फिर वात का शमन उसके जरिए होता है। इस प्रकार से उसके बारे में कहा जाता है। गजानन पंडित करके वैद्य कराड़ में थे,
उनसे एक बार इसके बारे में बहस हुई तो वो बोले कि ये विरेचन नस्य है, नॉर्मल विरेचन है ही नहीं। और ऊपर से अगर देखते आते हैं तो नस्य के बारे में जिक्र है, और फिर स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, इस प्रकार का विरेचन नस्य के बारे में वो निर्देश है, ऐसा उनका कहना था। तो तात्पर्य अर्थ ये है कि एलोपैथिक एनाटॉमी ध्यान में रखते हुए जो आज एक विचारों में परिवर्तन वैद्यों के आ गया है कि एनाटॉमी के आधार पर इस प्रकार से सोचना है, तो वह कभी कभी गलत साबित हो सकता है और गुमराह कर देता है। तो हमारे सूत्रों के आधार पर ही चलना ज्यादा उचित इस प्रकार का रहेगा। जहाँ कोरिलेशन नहीं मिलेगा वहां छोड़ दो, जहाँ कोरिलेशन मिलेगा वहां उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कोरिलेशन नहीं मिलेगा तो उसके बारे में बहस करके यही ऐसा ही है ऐसा सोचना गलत इस प्रकार का है। वे कैल्केनियल्स पर और उसमें जो ऑस्टियोफाइट्स जैसे निर्माण होते हैं, या ऑस्टियोफाइट्स का निर्माण क्यों होता है, ये अजीब चीज है काफी। ये स्केलेटन में, वर्टिब्रे में इस प्रकार के ऑस्टियोफाइट्स भी दिखाई देते हैं। और अभी विटामिन D3 की डिफिशियंसी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी और उसके कारण कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन न होना और उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस काफी कॉमन इस प्रकार का हो गया। तो उसके बारे में ये एक तरीके की सूजन है मेरे ख्याल में, और अस्थि क्षय को लेकर हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का अस्थि क्षय अगर हो जाता है तो अभी ऑस्टियोपोरोसिस को तो माप सकते हैं, ऐसा है। अगर बोन डेंसिटी स्टडी करवाएंगे तो उसमें वो स्कोर आ जाते हैं कि नॉर्मल कितना है और नॉर्मल से कितना कम हुआ है इस प्रकार से। लेकिन वो बोन डेंसिटी स्टडी करवानी पड़ेगी। और उसमें अगर ये पता चलता है कि नहीं ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका कारण क्या है ये ढूंढना जरूरी है। अभी ये जो संकरित गाय आ गई और उनका धूप में टहलना बंद हो गया, इसके जरिए जो धूप से विटामिन D3 गायों के शरीरों में निर्माण होता था, त्वक के अंदर निर्माण होता था, वो निर्माण होना बंद हो गया। और हमें दूध घी वगैरह से मिलता है। तो वो हमारा सोर्स बन रखा है विटामिन D3 का, और हम भी खुद धूप में नहीं जाते हैं तो वो भी सोर्स नहीं है। तो इसके आधार पर अगर इसमें मूल रूप में परिवर्तन लाना है तो फिर से जो गायें धूप में टहलने वाली है उन्हीं का प्रयोग होना चाहिए। देसी गाय उसके लिए सक्षम इस प्रकार की है। तो इसके बारे में इस प्रकार से सोचना है। पित्त का आश्रय रखता है और यूजुअली पक्षाघात में ब्रेन हिमरेज रहता है, इसलिए तो विरेचन देना है, ऐसा हो सकता है क्या? ये भी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। वास्तव में हमारे यहाँ रक्त पित्त के बारे में जो बताया गया है उसमें ऊर्ध्व और अधोमुख, ऊर्ध्व 7 और नीचे 2, इस प्रकार के जो मुख है, बहिर्मुख स्रोतस है, उनसे रक्तस्राव के बारे में जिक्र की गई है। अभी ये जो इंटरनल हिमरेज की बात हो रही है जो कि ब्रेन में हिमरेज हो रहा है इस प्रकार से, और वो पता हमें कैट स्कैन से सीटी स्कैन से पता चल रहा है कि इसमें हिमरेज है इस प्रकार के। ऑप्थेल्मोलॉजी में भी रेटाइनल हिमरेज दिखाई देता है या फिर स्टमक में हिमरेज हो सकता है, सबक्यूटेनियस हिमरेज हो सकता है वगैरह। तो इसके बारे में हमारा निदान हम रक्तपित्त करें या और कुछ करें, ये एक अलग चीज होती है। ब्रेन हिमरेज से जुड़े हुए
पक्षवत भी हो सकते हैं, मूर्छा भी हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं साथ। कई जगह ऐसा होता है कि पक्षवत शुरू होता है और रुग्ण मूर्छित इस प्रकार का हो जाता है, ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है। तो मदमूर्छा या संन्यास, ये जो हमारे ग्रंथों में लिखे हैं वो डायग्नोसिस करना, पक्षवध हमारे ग्रंथों में है, उसके बारे में सोचना, ये एक अहम चीज इसमें रहे। और रेटाइनोपैथी को हम क्या कहें? ये आंखगत रक्तपित्त है, ऐसा कुछ मानने वाले लोग हैं। नानल सर का खुद का एक्सपीरियंस है कि उनकी बहन बाबू नानल, उनको अचानक एक दिन दिखना बंद हो गया। वैसे उनके घराने में प्रमेह और अम्लपित्त ये दोनों बहुत बड़े पैमाने पर आनुवंशिक इस प्रकार के हैं। तो उन्होंने उनको सुमो साठे सर के पास भेजा। सुमो साठे ने परीक्षण किया और बताया कि ब्रेन में हिमरेज है, मैं दवाइयां लिख देता हूँ। तो वो आरंभ था। तो नानल सर ने उनसे पूछा कि तुम्हारा पक्का निदान है ना कि ब्रेन में रिटाइनल हिमरेज है? तो बोले हाँ बराबर है। उस समय तो लेजर ट्रीटमेंट का प्रचलन नहीं था। तो नानल सर ने उनकी दवा दी ही नहीं, और सिर्फ त्रिफला, मधुसर गंधेश में त्रिफला इतना ही दे दिया। लेकिन वो त्रिफला अलग है, एक भाग हरित की, दो भाग विदित का और चार भाग अमल की, ऐसा उनका कॉम्बिनेशन है। और खुद घर पे लोगों से वो कूट के त्रिफला चूर्ण बनाते थे। बाजार का इस्तेमाल नहीं करते। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, तीसरे दिन विजन पूरी वापस आ गई। सातवें दिन दिखाने के लिए गए। तो साठे सर ने चेक किया कि मेरे सब एब्सॉर्ब हो गया है, काफी अच्छा है, तो वही ट्रीटमेंट चालू रखो, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने फिर बताया कि हमने वो दी नहीं ट्रीटमेंट, हमने सिर्फ त्रिफला दी इस प्रकार से। अब जब ये बात मुझे नानल सर ने बताई तो मैंने पूछा कि आपका निदान रक्तपित्त था या तिमिर था इस प्रकार? तो वो बोले नहीं एक्चुअली। वे बोले कि हिमरेज दिख रहा है, तो उसको हम टाल नहीं सकेंगे, उसका उस प्रकार का निदान कर सकेंगे, लेकिन रक्तपित्त की दवा नहीं दी है, दवा दी है त्रिफला, जो निशिनेत्र बलायच इस प्रकार से बताई गई। और अक्षामया पहा, ये भी त्रिफला के बारे में वर्णन है। तो नेत्र रोग के हिसाब से दवा दी गई है, रक्तपित्त के हिसाब से वैसे त्रिफला ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन करने के कारण प्रतिमार्गन चारणम रक्तपित्त विधीयते इस प्रकार से हो सकती है, लेकिन वो विचार उसमें उनके मन में नहीं था। नेत्र रोग के हिसाब से त्रिफला देना इतना ही था। ठीक है, उससे रिजल्ट्स मिल गए, वो अलग बात है। अम्लाध्युषित ये भी हमारा एक निदान हो सकता है। हाँ। और फिर उसके लिए कुछ विचार करना है। और तिमिर भी निदान है तो भी विरेचन चिकित्सा है, लेकिन तिमिर में रक्तमोक्षण है, और रक्तपित्त में कहीं भी रक्तमोक्षण का निर्देश नहीं। रक्त की दुष्टि हो जाती है, रक्त प्रमाण से बढ़ जाता है, ऐसा बताते हैं, फिर भी प्रतिमार्गन चारण रक्तपित्त विधीयते इतना ही सूत्र है। कहीं भी रक्तपित्त के लिए ज्यादा बढ़ा हुआ रक्त है तो उसको निकाल देवे, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। रक्तमोक्षण चिकित्सा नहीं बताई गई, लेकिन तिमिर में रक्तमोक्षण चिकित्सा बताई गई है। तो तस्योष्मणा द्रवो धातु 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 प्रसिद्ध विद्युतस्तेन समृद्धिं भूयस्तरधिगच्छति। ये बाकी धातुओं के अंश उसमें आ रहे हैं, और उसकी बढ़ोतरी, रक्त की बढ़ोतरी हो रही है, और इसीलिए शायद रक्तमोक्षण चिकित्सा नहीं बताई कि धातु बाकी धातुओं का क्षय हो जाए। केवल अपने कारणों से पित्त बढ़ा है, रक्त बढ़ा है, और फिर रक्त की प्रवृत्ति हो रही है, तो रक्त पित्त में वो निकालने के लिए चिकित्सा रक्त मोक्षण की नहीं बताई। तो शायद
ये एक चीज उसमें रहेगी। और तिमिर अगर ऐसा हमारा निदान हो तो उसमें विरेचन रक्त मोक्षण दोनों दे सकते हैं। अगर अम्लाद्युषिता ऐसा हमारा निदान हो तो उसके लिए उसकी चिकित्सा करना जरूर इस प्रकार का रहेगा। तो ये अभी काफी कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है, जहां एलोपैथी के कुछ डायग्नोसिस के आधार पर हम अपना निदान उस तरीके से करने लगते हैं। ये इंटरनल हिमरेज है तो रक्तपित्त है, और नेत्रगत रक्तपित्त इस प्रकार का निदान लिख दे, या मस्तिष्कगत रक्तपित्त इस प्रकार का निदान लिख दे, ये तो ग्रंथों में है ही नहीं कहीं। फिर भी अगर मानकर चलते हैं कि ये रक्तपित्त है, तो फिर भली भांति उसके रक्तपित्त की चिकित्सा होनी चाहिए, जो विरेचन कर सकते हैं लेकिन रक्तमोक्षण नहीं हो सकते। तो इसमें संदेह इस प्रकार का रहेगा। ऑस्टियोफाइट को अध्यस्थि नहीं कहेंगे क्या? अधिदंत की तरह नहीं कहेंगे। ये एक शायद जैसे लिवर की हाइपोट्रोफी हो जाती है, लिवर अगर कुछ खराब हो जाती है, कुछ रोग से ग्रस्त हो जाती है, हिमेंजियोमा में दिखाई देता है कि कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ लिवर। उसी प्रकार अस्थि क्षय को काउंटरैक्ट करने के लिए हाइपरट्रॉफी होती होगी, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। और फिर जो ऑस्टियोफाइट्स निर्माण होते हैं, वो पोरोसिटी बढ़ गई है, और पोरोसिटी बढ़ गई है और इसलिए उसको विस्तार करने के लिए थोड़ा ऑस्टियोफाइट्स निर्माण हो रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं। अभी ज्यादा बहस इसके बारे में की नहीं गई है, लोगों की राय इसके बारे में क्या है इस प्रकार से, लेकिन ये एक प्रकार से सोच सकते हैं। ब्रेन हिमरेज शिवाय ही पक्षाघात हो तो, या हो सकता है, तो उसमें हम सिर्फ पक्षवद इस प्रकार का कहेंगे। ब्रेन हिमरेज है और पक्षवत के साथ मूर्छा है, तो एक अलग स्थिति बनती है। सिरा स्नायू विशोषित सिरा स्नायू रक्त उपधातु म्हणून विरेचन असृजक कंडरासिरा, ये भी कुछ लोग बताते हैं। लेकिन अगर वो विरेचन है ही नहीं है, सूर्य विरेचन है, माशबला शुकशिंडी कतृण रास्ता अश्वंधो रूपका पासो नस्य लिपि तो रामट लवणा मृतक कोष्ठा, ये जो माशादी कषाय आया है पक्षुवत के, उसमें तो रामट लवण, हिंगो और लवण डाल के वो नाक में डालना है इस प्रकार से। तो ये शायद संप्राप्ति जो एलोपैथी में बताते हैं कि स्रोतोरोध है, गांठ रक्त में बन गई है और वो कहीं अटक गई है ब्रेन में, और उसके जरिए स्ट्रोक हुआ है। तो हिमोलिसिस, वो रक्त को पतला करना, इस प्रकार की दवा दे देना ये, और जो हाइपरटेंशन होता है उस समय में, ये भी कॉम्पेंसेटरी या उस अवस्था को डील करने के लिए हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा के वो क्लॉट वहां से निकल जाए, ये शरीर का प्रयास रहता है, और इसलिए हाइपरट्रोफी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसमें ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा से कोई फायदा नहीं है। जो गांठ बनी है उसको डिसॉल्व कैसे करें, इसके बारे में सोच एलोपैथी में होती रहती है। और हमारे हिसाब में ही स्रोत हिसाब में भी स्रोतोरोध दूर करने के लिए जो करना है वो करना है। वायुर्धातु क्षयात कोपो मार्ग से आवरणेन वा, ये मार्गावरोध जन्य वात प्रकोप इस प्रकार का है। तो समीरपन्न, ताप्यादि लोह, इस प्रकार की दवाइयां इसमें काम में आती है। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पॉलीसाइथेमियाचा विचार कसा करा, अभी मुझे याद नहीं है पॉलीसाइथेमिया, मैंने मरीज भी नहीं देखे हैं, एक बार उसके बारे में बताओ। How do we think about disseminated intravascular coagulation which can happen in many conditions like pancreatitis, dengue, malaria, etc. अभी ये कोविड के बारे में भी ये है, इसके बारे में संदेह है और उसको कैसे ट्रीट करें। हाँ, विसृता द्रवता रागः वगैरह, ये रक्त के गुण इस प्रकार के बताए गए हैं। और द्रवता होनी जरूरी है। अब जब ये द्रवता कम हो जाती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है,
जिसका पता पीटीआईएनआर से चल सकता है। तो उसमें एक अहम मुद्दा रहेगा कि विस्कोसिटी क्यों बढ़ रही है। और उसके कारणों को टालकर उसके विपरीत चिकित्सा देना इस प्रकार का जरूरी होगा। हाँ हाँ। सक्षद्रम गर्तिते रक्ते लिहात पारावतम शक्रु, ये जो चिकित्सा रक्तपित्त में आई है, कि सक्षौद्र अगर ग्रथित रक्त है तो पारावत शक्रु देना है। इसके आधार पर कुछ लोगों ने पक्षवद में इस प्रकार का ग्रथित रक्त है ऐसा मानकर पारावत मज्जा, पारावत शक्रु इस प्रकार का देना ये सोचा है, दिया भी है कुछ लोगों ने। Increased hemoglobin, increased viscosity is polycythemia, where allopathy asks for bloodletting, where तो रक्त भी बढ़ा है और विस्कोसिटी भी बढ़ी है, तो पॉलीसाइथेमिया है और ब्लड लेटिंग चिकित्सा वहां पे की जाती है। लेकिन ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ जैसा रहेगा। जैसे मैंने बताया, विस्कोसिटी क्यों निर्माण हुई है इसके बारे में सोचना जरूरी पड़ेगा। हमारे हिसाब में तीन कारण हो सकते हैं, एक आम दोष, दूसरा कफ और तीसरा मेदो धातु इस प्रकार से। ये रूक्ष और स्निग्ध, ये जो द्वंद्व स्कंदत्व निर्माण करता है, उसी के बारे में यहाँ भी सोचना शायद पड़ेगा। तो स्नेहोमय पुरुषा स्नेहभूष्टाश्च धातवः, ये पुरुष स्नेहमय है, उसके धातु स्नेहभूष्ट इस प्रकार के हैं। और स्नेह शरीर में होना, आहार में होना जरूरी इस प्रकार का। लेकिन यही स्नेह अगर कच्चा रहता है, उसका आम बनता है, उसका कफ बनता है, तो वो स्वरतोरोध निर्माण करना शुरू कर देता है। अब इस अवस्था में अगर ये जो यस्मादस्य वहन्ति न दोषोपलिप्तवदनाः रसं रसमाः सिरा, अतिसंतर्पणोक्त विकार जो बताए गए हैं सूत्र स्थान 16वें अध्याय। तो बहुदोषज इस प्रकार के विकार बताए गए हैं, तस्मिन् संशोधन हितम, और उसमें संशोधन हित है इस प्रकार से। तो रस दोषोपलिप्त वदना रसम रसवहा सिरा, दोषोपलिप्त वदन इस प्रकार के रसवह सिरा होती है, और फिर वहन नहीं होता, ल्यूमेन जो है वहां का अवकाश है वो कम हो जाता है, और उस इस स्थिति में अगर विस्कोसिटी बढ़ जाती है और कवाट बनती है रक्त में, तो कहीं भी अटक जाती है। और खास करके वो अगर हृदय में अटक गई तो हृदरोग, ब्रेन में अटक गई तो स्ट्रोक या मूर्छा इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो सकती है। अभी सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए विस्कोसिटी को कम करना, इसके लिए इकोस्प्रिन, इस आइसक्रीम की दवा दे देना, ये अभी काफी प्रचलन में मॉडर्न साइंस में है। लेकिन सभी में विस्कोसिटी है या नहीं ये देखते नहीं। तो मैं अभी सुझाव देता हूँ कि पीटीआईएनआर करो, वो अगर एक है तो एक्चुअली विस्कोसिटी कम ज्यादा इस प्रकार की नहीं है, तो एस्पिरिन का रोल नहीं है वहां पे, एस्पिरिन कम करते जाओ। लेकिन अगर विस्कोसिटी बढ़ी है, ऐसी स्थिति है, तो शायद एस्पिरिन को चालू रख सकते हैं, लेकिन विस्कोसिटी क्यों बढ़ी है ये देखना जरूरी है। अब इसमें पचन न होने के लिए काफी कारण है, और साइकोलॉजिकल कारण भी बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा है कि अजीर्णे सायमाशे तु तारतराशो ही दुष्यति, अगर सायंकाल का भोजन या पहले दिन का भोजन उस रात में पचा नहीं है, तो सुबह का नाश्ता जो है वो डेफिनेटली दूषित करता है। तो इस स्थिति में अगर भोजन लेते रहे, नाश्ता लेते रहे सुबह, भूख हो ना हो, पहला पचन हुआ हो ना हो, वगैरह वगैरह, ये कुछ बातें मैं सोच नहीं रही, तो ये फिजिकल है। उनको कहेंगे कि नाश्ता स्किप करो, ब्रंच में अगर भूख लगती है तो ब्रंच करो, नहीं तो लंच करो डायरेक्ट, और शाम का खाना जल्दी खा ले लो, कम मात्रा में खाओ ताकि पचन हो जाए, तो धीरे धीरे ये सब बातें सुधरेगी।
लेकिन जहां चिंता ये प्रधान हेतु है, वहां खाना योग्य होने पर भी या सुबह न खाने पर भी आम बनता है। न चाहते मात्र में वान्नम आमदोषाय केवलम दुष्टम दुष्टम दत्ताम गुरु श्रीमा विधायक शुष्कम अत्यंबु कृतम वान्नम न जीरेति उपतप्तेन भुक्तं च क्रोध शोक भयादि समाधि भयादि। तो ये अभी एक अहम कारण है अग्निमांद्य होने का और फिर स्वरोध उसके जरिए होने का। उसको दूर कैसे करें ये थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और उसको दूर करने के लिए चिंता मुक्त होना ही जरूरी है जो कि मरीज के हाथ में ज्यादातर नहीं रहता। वैसे कहा तो रहता भी है और नहीं भी रहता है। हम ज्यादातर एटमॉस्फेयर या आजू बाजू का वातावरण जो है उसको दोष देते रहते हैं। दूसरों की गलती है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरों कुछ मेरा हादसा हुआ है इसके लिए मैं शोकमग्न हूँ वगैरह। तो ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि उस अवस्था से बाहर निकलना और पचन अच्छा होना। अब उस समय में एक बहस हुई थी कि आहार परिणामकर भावों में सौमनस्य एक है, और वो अगर नहीं है तो भी पचन नहीं होता है। और ये केवल जाठराग्नि के लिए नहीं, ये धात्वग्नि और भूताग्नि के पचन के लिए भी जरूरी। तो फिर ये बात हो जाती है कि हमें सदा सर्वदा ही प्रसन्न होना चाहिए, किसी भी हालत में किसी भी काल में हमारा मन अप्रसन्न हो इस प्रकार से हमें हमारी स्थिति होनी ही नहीं चाहिए। अब ये काफी मुश्किल है। हमें तो आदत होती है बार बार पर गुस्सा करना, बात बात पर चिंता मग्न हो जाना, शोक में डूब जाना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर भी हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी है तो धातुगत पचन कैसा रहेगा? शायद खाना खाते समय अ, अच्छा हो माहौल, लेकिन खाना खाने के बाद जब धातुगत पचन चल रहा है तो उस समय में ये अगर होता है तो वो सब बिगड़ जाएगा इस प्रकार से। तो सभी समय हमें प्रसन्न रहना चाहिए, ये एक अहम चीज है। और कई बार ऐसा होता है कि हम उससे दूर निकल जाते हैं, रीजन कोई भी हो, किसी दूसरे के हाथ में रीजन हो या हमारे हाथ में हो। लोग कैसा बर्ताव करेंगे उसके बारे में हम ज्यादा सोच नहीं सकते हैं, ज्यादा सुझाव नहीं दे सकते। हमें क्या करना है उसके बारे में हमें सोचना। और ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। समझते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि ये करना गलत है, ये समझते हैं, ये अहित है, ये भी मानते हैं, फिर भी जब प्रसंग आ जाता है तब उसी में डूब जाते हैं और चिंता क्रोध के अधीन इस प्रकार के हो जाते हैं। तो ये एक कारण है। अगर जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं, और उसके कारण विस्कोसिटी बढ़ रही है, उसके कारण ब्लड क्लॉट निर्माण हो रहा है, तो ठीक है, हम इनको कहेंगे कि ये सब टालो और सच्चे रूप में केवल हित ही सेवन करो। लेकिन जहाँ मानसिक कारणों का संबंध रहेगा वहां ये करना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और फिर उसके जरिए अगर हृदरोग होता है, उसके जरिए अगर ब्रेन स्ट्रोक या मूर्छा जैसे अवस्था होती है तो कैसे करेंगे? बीच में आर्टिकल बहुत वर्ष पहले आई था, ऐसा ही बहुत क्रोधी स्वभाव था, बार बार बताने के बाद भी कुछ भी परिणाम नहीं हुआ, और अंत में उसको स्ट्रोक और ये मूर्छा ये दोनों कंडीशन हो गए, और फिर पूरे आयुष तक बेड रिडन रही। उससे उभरी नहीं इस प्रकार से।
और ये मालूम था कि ये क्रोध के जरिए हो रहा है, क्रोध के जरिए हो रहा है, और उसके बारे में काफी बताया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। और उसको भुगतना पड़ा खुद को, और बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ा इस प्रकार से। तो समझना और उसका अमल नहीं कर पाना, या वो वास्तव में नहीं लाएंगे, तो एक अलग चीज इस प्रकार की होती है। ये जो अभी पॉलीसाइथेमिया में पित्तवृद्धि मेदक क्षय हे आहे, हमारे हिसाब में मेदक क्षय नहीं है। यहाँ तस्योष्मणा द्रवो धातु धातो धातो प्रसिद्ध स्वेदतस्तेन समृद्धि हुए सदति करती, ये रक्तपित्त के बारे में बताया गया है। शोणितम व असाधिभ्य विवृद्धंतम विवर्धे, रक्त जो बढ़ गया अगले धातुओं के कारण, और इसलिए प्लीहा वृद्धि हो गई, ये भी एक बात हो सकती है। तो हमारे हिसाब में मेदक क्षय है, या मांस में सभी धातुओं की वृद्धि है, ये एक बार देखना पड़ेगा। पॉलीसाइथेमिया से डायरेक्ट कुछ संबंध मिलेगा हमारे ग्रंथों में, ऐसा मिलेगा तो शायद रक्तपित्त के बारे में मिलेगा, लेकिन ब्लड लेटिंग वो जो वहां पे चिकित्सा बताई गई एलोपैथी में, वो हमारे हिसाब में अगर हमारा निदान रक्तपित्त है तो कारीगर नहीं हो सकता। तो इस सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमारे हिसाब में ये क्या स्थिति है। और जैसे मैंने अभी बात की, विस्कोसिटी के बारे में जरूर सोचना है, रक्त की गांठ बनना इसके बारे में जरूर सोचना है। और इससे स्रोतरोध निर्माण हो रहा है, और उसके जरिए वात प्रकोप हो रहा है। नाही, ती वेगळी होती, ती म्हणतेस तू पॅलेट स्टेटॉलॉजीची होती, पॅलेट स्टेटॉलॉजीची होती। पॅलेट स्टेटॉलॉजी में अशुद्ध रक्त सभी शरीर में फैल रहा था, इसलिए कॉम्पेंसेटरी हीमोग्लोबिन की वृद्धि हुई थी, 24 तक हीमोग्लोबिन पहुंचा था। मेडिटेशन इज कंपल्सरी नाउअडेज, इट विल हेल्प इन दीज कंडीशंस। लेकिन ऐसा है ना कि उसमें ध्यान होना जरूरी है। मेडिटेशन करते समय हमारा मन ऐसा ही भटकता रहेगा, तो मुश्किल इस प्रकार का होगा। इस इकोस्प्रिन लेने वाले बैंड बंद करने तैयार नहीं होते, और कंप्लेंट करते हैं कि बंद करने पर जॉइंट पे बंध बढ़ गया। कहते हैं कि तो ऐसे कैसे ट्रीट करें हमारे हिसाब से। इसे इसे कैसे, मैं रुद्रोग की बात कर रहा हूँ और तुम थोड़ा संधिवात के लिए बात कर रहे हो, या फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बात कर रहे हो। संधिवात में या रोमेटॉइड आर्थराइटिस में एस्पिरिन देते रहते हैं, पेन किलर एक्शन, इसका एनाल्जेसिक एक्शन के लिए देते रहते हैं। और वहां भी मूल रूप से वातव्याधि की चिकित्सा होना जरूरी है। वायु धातुक्षयात कोप मार्ग से आवरण अर्घ मार्गा और मार्गावरोधजन्य वातु प्रकोप का तो लंघन प्रधान चिकित्सा वहां पे रहती है, और उससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सिर्फ ये परहेज करना जरूरी होता है। अभी ये हमारे लिए अच्छा फील्ड हो सकता है, क्योंकि अभी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इतनी तेजी से आगे जा रही है, और लोग भी मानते हैं कि बस ये मैकेनिकल सोल्यूशन, ये हो गया बस, बाकी आज करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये वास्तव में सोल्यूशन है ही नहीं। तो अगर लोग परहेज करने के लिए तैयार है, ओबेसिटी कम करने के लिए तैयार है, तो ये अच्छा तरीका हो सकता है कि हम लंदन से शुरुआत करके उसमें अच्छे रिजल्ट दे सकते। वहाँ एस्पिरिन कम हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हृदरोग में लोग एस्पिरिन कम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एलोपैथी का बड़ा प्रभाव रहता है, कार्डियोलॉजिस्ट का बड़ा प्रभाव रहता है, और वो बताते हैं जन्म लेनी लेनी चाहिए। ये अगर चर्चा करने के लिए तैयार होंगे तो शायद कुछ बात बदले। अगर वो रियल साइंटिस्ट है तो चर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चर्चा तो करते ही नहीं है। एस्पिरिन क्यों दे रहे हैं? ब्लड विस्कोसिटी बढ़ती है तो ये
हार्ट अटैक का खतरा रहता है, इसलिए एस्पिरिन देना है। लेकिन ब्लड विस्कोसिटी बढ़ी है नहीं बढ़ी है, आपने क्या देखा है उसके बारे में? तो नहीं, ये अभी ये प्रोटोकॉल है, देना है दे रहे हैं, that's all। अब पीटीआईएनआर ये मार्कर ब्लड विस्कोसिटी डिसाइड करने के लिए यूज करेंगे नहीं करेंगे, इसके बारे में भी संदेह इस प्रकार का रहेगा। वो प्रूव होना चाहिए कि ये इस प्रकार से ब्लड विस्कोसिटी के लिए समझने के लिए अच्छा मार्कर है, इस प्रकार से। या कोई दूसरा मार्कर नहीं, बीटीसी करो, चलो इस प्रकार से। लेकिन वो बात अलग इस प्रकार की हो जाएगी, उसके भी पीछे जाना है। ब्लड विस्कोसिटी क्यों बढ़ी ये नहीं सोचना है, ये तो सोचना ही है तो फिर लाइफस्टाइल पे उतर आते हैं। लाइफस्टाइल पर उतर आना किसी को पसंद नहीं है, ना ही डॉक्टर को ना ही पेशेंट को। क्या फिर क्योंकि उसमें फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी, रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, खाना ढंग से खाना है, योगी खाना खाना है, वगैरह वगैरह। अब सिर्फ इकोस्प्रिन देते रहेंगे और बाकी दवाइयां चलती रहेगी, तो मेंटेन होते हैं उनके हिसाब में। और फिर ठीक है, डॉक्टर को भी पैसा मिलता रहता है, फार्मेसी को भी पैसा मिलता रहता है, अच्छी चीज है इस प्रकार से। तो वहां ये बहस हो सकती है कि अगर इस प्रकार से एस्पिरिन कम करने के बावजूद अगर विस्कोसिटी मेंटेन रहती है, तो फिर एस्पिरिन देने की जरूरत है या नहीं है, ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। और जरूरत है तो मूल कारणों को टालने का निर्देश होना बहुत जरुरी इस प्रकार का है। डीआयसी मध्ये एकीकडे क्लॉट तयार होतात तर दुसरीकडे रक्तस्राव होतो, मग एफएफपी देतात। तसेच गुठळ्या विरघळवण्यासाठी वॉर्फरिन देतात। रक्तस्राव थांबण्याचे औषध दिले जात नाही, याचा कसा विचार करावा? ये काफी टेढ़ा मामला है। तुमने डीवीटी के बारे में ये मैंने काफी देखा है, तुम जो बता रही हो कंडीशन मुझे शायद याद नहीं है। डीआईसी, डीआईसी क्या है? तो वार्फरिन का प्रयोग इसमें तो करते रहते हैं, डीबीटी में करते रहते हैं। और आईएनआर 2 से ज्यादा होना चाहिए, रखना चाहिए, 2 to 2.4 इतना उसकी लेवल रखते हैं। एफएफपी मध्ये क्लॉटिंग फॅक्टर असतात म्हणून देतात। They only ask for PTINR repeatedly when they prescribe warfarin in wall replacement surgery। अभी वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी ये एक अलग चीज है। तो वॉल काम नहीं कम नहीं कर रहा, ये भी देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। अभी हमारे हिसाब में अगर उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ये तो हमारे हिसाब में वायु का करना है, विक्षेप करना इस प्रकार से। और वो अच्छा चलता रहने के लिए वायु पर नियंत्रण होना जरूरी है, ये एक सबसे अहम चीज इस प्रकार की। अब ये क्या मानते हैं कि इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और पहला लक्षण जो दिखता है वो रिगर्गिटेशन इस प्रकार का दिखता है, पूरी तरीके से वो निकल नहीं जाता, थोड़ा फिर से वापिस आ जाता है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, डीआईसी। ओके। मेरे पास इस प्रकार के मरीज नहीं आए डीबीटी, तो डीबीटी के देखे हैं इस प्रकार से, लेकिन ये डीआईसी इसका कारण इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर इलास्टिसिटी कम इस प्रकार की हो गई है वॉल की, उसमें रिजिडिटी आ गई है, तो रिजिडिटी आना ये हमारे हिसाब में स्तंभ ग्रह इस प्रकार का बताया जाएगा, और उस हिसाब से स्नेहन उसमें जरूरी होगा। लेकिन ये स्नेहन करते समय फिर से स्रोतरोध न बढ़े, ये एक बार देखना जरूरी इस प्रकार का। तो रुतपिच्चु रखते हैं, बहुत सारे लोग रुतपिच्चु रखते हैं। पुनर्नवादी तेल आया है त्रिवर्णी अध्याय में चरक के, वो पुनर्वसु का मिलता है,
नहीं तो महानारायण तेल का प्रयोग, बाहर के लोग हैं तो महानारायण तेल का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से रुधिर रखते हैं। माइट्रल वॉल स्टेनोसिस, एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस के मरीज आते रहते हैं। अब इसमें ऑपरेशन करवाना यही एलोपैथी का मकसद है। एक तो वॉल्वाटमी के बारे में सोच सकते हैं, बलून वॉल्वाटमी भी कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, ये थोड़ा आसान तरीका है। और शस्त्रकर्म का खतरा उतना नहीं रहता है। प्री एक्लैम्पशिया, एक्लैम्पशिया मध्ये डीआयसीचा उपद्रव प्राणघातक आहे। ओके। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार के जो भी कंडीशंस है उसके बारे में मूल रूप में जाकर क्या देखें, ये सबसे अहम चीज। हमारे हिसाब में क्या हो रहा है दोष धातु मल के स्तर पर, और किन कारणों से वो हो रहा है वो देखना सभी में जरूरी इस प्रकार का है। तो बलून वॉल्वाटमी अगर करेंगे और टेम्पररी रिलीफ हो जाएगा तो टेम्पररी रहेगा। फिर से अगर वो वॉल अगर बिगड़ता जाता है तो बताते हैं नहीं अभी रिप्लेसमेंट ही करना है। उसमें भी बकरी का वॉल या दूसरे आदमी का वॉल बिठाना है जो बायोलॉजिकल इस प्रकार का है, उसके बारे में संदेह रहता है या एक्सेप्ट होगा नहीं, वो ज्यादा बेहतर है। अगर मैकेनिकल वॉल बिठाते हैं तो वो कुछ बरस तक ही चलता है, फिर बाद में उसको बदलना पड़ता है। और कितने बार आप ये शस्त्रक्रिया करेंगे। एक ऐसा है कि अगर 35वें बरस में हमारे पास मरीज आता है और वो आर्टिफिशियल वॉल लगा दिया वहां पे, तो हर 8-9 बरस के बाद, 10 बरस के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। और वैसे कितनी शस्त्रकर्म होंगी और हर शस्त्रकर्म में रिस्क इस प्रकार की रहेगी। तो ये सब मैकेनिकल उत्तर है, ये मैकेनिकल ही जाना है या नहीं जाना है शरीर। हमारा जो है ये बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ मैकेनिक्स नहीं है। नहीं तो सिर्फ उसको मैकेनिक्स समझकर एलोपैथी चल रही है और ये बराबर नहीं है, ऐसा है। दुधिस्थिते वाते रंशमत्या पयोहितम याचा वापर वैस्कुलर कोलैप्स मध्ये होऊ शकतो, हो सकता है। मेरे ख्याल में अगर हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, स्नायु के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्नायु के हिसाब से कुछ करना चाहिए। और ये मध्यम रोग मार्ग का विकार है। वैसे भी हृदय मर्म स्थान है और मध्यम रोग मार्ग में है। तो ये आसान नहीं है। हमारी जो प्रक्रिया रहेगी वो जाठराग्नि से सुधार करते जाओ और फिर धातु पोषण क्रम सुधारो, और उसके जरिए जब उपधातु के रूप में स्नायु सुधर जाएगा तो धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। वैसे देखा जाए तो ये बताते हैं, एलोपैथी बताती है कि 7 बरस में शरीर के सभी सेल्स बदल जाते हैं। तो मैक्सिमम कालावधि 7 बरस का होना चाहिए। अगर ये लगातार इस प्रकार से कोशिश करते रहेंगे तो एनाटॉमिकल चेंजेस उभर आएंगे। और अभी मैं जो जिक्र कर रहा हूँ कि गर्भपाल रस में ये सामर्थ्य है, इस प्रकार से मूल रूप से धातुओं का निर्माण अच्छा हो, अवयवों का निर्माण अच्छा हो। अभी कंजेनाइटल डिसीजेस है, जन्म से लेके है या जन्म पूर्व से लेकर है, तो गर्भपाल रस का प्रयोग करना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। और उस महीने का क्वाथ या कल्प वगैरह इस प्रकार से उसमें इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हम अवयवों में इस प्रकार के सुधार लाने की चेष्टा कर रहे हैं तो शायद बाकी रोगों में भी, कैंसर जैसे विकारों में भी हम गर्भपाल रस का आरंभ शुरू करें। ये विचार अभी हाल ही में मेरे मन में आया, अभी मन में आया वास्तव में। कि जहाँ एनाटॉमिकल चेंजेस हुए हैं और कोई अवयव पूरी तरीके से दूषित हो गया है और नॉर्मल सेल रही ही नहीं है,
इस प्रकार से। तो नॉर्मल से एबनॉर्मल होते रहे ना, ये एक प्रक्रिया है। उसके कारण, कैंसर के कारण उसके कारण है, उनको टालना, रसायन के स्वरूप में दूध का प्रयोग चालू रखना, और उस अवयव को सुधारने के लिए जो कोशोजोड़ित मांसानाम सारांतिमा प्रजायते वगैरह वगैरह, इस तरीके से जैसे हम रक्तपाचक मांसोपाचक का प्रयोग करेंगे, उसी प्रकार से सभी में शायद गर्भपाल रस का प्रयोग शुरू करेंगे सूक्ष्म मात्रा। और अगर हमें पता चलता है कि इस अवयव का निर्माण इस मंथ में होता है, वैसे व्यक्ति भवति मासस्य तृतीय कात्र पंचकम मूर्धाद्वे सप्तमी सर्व सूक्ष्मांग जन्म, सर्व सूक्ष्मांग जन्म जो है वो तृतीय मास में होता है। समय में जो मूर्धाद्वे ज्ञानम तो सुख दुख, सुख दुख का ज्ञान भी उसी समय इस प्रकार का बताया गया है। और 7वें महीने में सर्वे सर्वांग संपूर्ण भावे पुष्यति सप्तमी, इस प्रकार का है। तो शायद तृतीय मास और सप्तम मास को जोड़कर गर्भपाल रस बनाए गए, परिवर्तित इस प्रकार के गर्भपाल रस में इन दोनों के भावनाएं, इन दोनों की काढ़े की भावनाएं दे देंगे और गर्भपाल रस बनाए, और फिर उसका 6x करें और फिर वो गर्भपाल रस हर कैंसर के मरीज में देते जाए, इस प्रकार से। तो मैं तो करूंगा, अभी विचार ध्यान में आया है तो मैं शुरू करूंगा। बनने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन एक बार बन जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, गर्भपाल रस वेगळा बनवायचा, 3-7व्या महिन्याचा काढाच्या भावना देऊन गर्भपाल रस बनवायचा। अवयवगत विकृती दूर करणं मुळापासून, निर्मितीमध्ये बदल करना, अशा स्वरूपाचा। तो शायद ये बात बन सकती है इस प्रकार से, और हमें मूल में जाकर सोचना है। अभी जैसे शुक्र शोधन गण, ये एक अहम चीज इस प्रकार की हुई, और शुक्र शोधन गण का आरंभ मैंने कैंसर चिकित्सा में शुरू किया इस प्रकार से, ये भी बहुत बड़ा विचार है। उसी को लेकर अगर ये गर्भपाल की भी बात होती है, और उसके साथ में रसायन स्वरूप के रसायन स्वरूप में हीरक भस्म वगैरह का इस्तेमाल होता रहता है, शायद ये भी कर सकते हैं, शुक्र शोधन गण की भी भावना दे सकते हैं इसमें, और साथ में हीरक डाल के फिर उसको सूक्ष्म बनाएंगे, ये भी पॉसिबल है। तो एक अहम चीज इस प्रकार की होगी, और एक बार दवा बनने पर काफी बरस तक उसका प्रयोग हो सकता है। ह्यूज सेर्व्हल हेमोरेज नंतर मोर्छा अवस्था आलेल्या रुग्णात प्रथम प्रसाधनाचा विचार करावा की विरेचनाचा। विरेचन तो नहीं दे सकते हैं, प्रसाधन का ही है। ताप्यादी लोह एक अहम चीज है इसमें, कि ये रक्त प्रसाधन करने के लिए अच्छा है। और वैसे कोकोनट या खोबरेल, ये रक्त पित्त प्रसाधन कहा गया है। जो खोबरा है वो डेसिकेटेड कोकोनट, ये रक्त पित्त प्रसाधन कहा गया है। तो खोबरेल तेल का प्रयोग इसमें हो सकता है, कोकोनट ऑयल का प्रयोग हो सकता है। हाउ टू थिंक इफ दैट स्टेनोसिस इज ड्यू टू रिमेटिक हार्ट डिसीज, ये तो मिलता है जनरली कि रिमेटिक हार्ट डिसीज की हिस्ट्री मिलती है। अब रिमेटिक हार्ट में ऐसा है थोड़ा सा कि वायुनाश्लेप प्रेरितो यामाश्लेष्मस्थानम प्रधावति वगैरह वगैरह, ऐसा उसके अमवात के बारे में लिखा गया है इस प्रकार से। और फिर वो हृदय में आकर इस प्रकार का स्टेनोसिस करता है, जो हम सुन भी सकते हैं स्टेनोसिस के साउंड जो है। तो उसके बारे में हमें अमवात के लिए जो दवा है, लेकिन जो हृदरोग के लिए कारीगर हो, इस प्रकार का प्रयोग करना ज्यादा उचित इस प्रकार का रहेगा। ये कम दिखते हैं, रूमेटिक फीवर के पेशेंट ज्यादा दिखते हैं। अमवात से हृदरोग निर्माण हुआ ये कम दिखते हैं,
रिमेटिक फीवर हुआ और उसके बाद में हृदरोग हुआ, माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो गया, ये ज्यादा दिखते हैं। और इसमें तो एएसओ टाइटर एक परीक्षा करते हैं, परीक्षण करते हैं और उसके आधार पर पेनिसिलिन दे देते हैं, पेनिडोरा इस प्रकार से। लेकिन पेनिडोरा से हृदरोग से मुक्ति नहीं होती, पेनिडोरा से सिर्फ ये इन्फेक्शन कवर हो जाता। तो हमें सभी तो इसके बारे में सोचना पडेगा। गर्भिणीमध्ये अपरा तयार होताना त्याचे रक्तवाहिनी भित्ती विकृतीमुळे प्री एक्लॅम्पशिया होते, अपरा निर्मितीच्या वेळीच विकृती निर्माण होते। प्री एक्लॅम्पशियाची लक्षणं मात्र साधारणपणे 5 महिन्याच्या गर्भधारणेनंतर निर्माण होतात। वो जो रस के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा, रसा त्रिधा विभक्ता भवति, ये जो बताया गया है कि 3 प्रकार में वो विभक्त इस प्रकार का हो जाता है। एक स्तन के पुष्टि के लिए, एक गर्भ की पुष्टि के लिए और एक माता की पुष्टि के लिए, गर्भिणी को पुष्टि के लिए। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है इस प्रकार के। और रसपाचक का प्रयोग करते हैं यहाँ, मास प्रथमम आरभ्य नवमासांतमेव च यदि गर्भपात रस देना है तो पहले मंथ में पता ही नहीं चलता कि गर्भिणी अवस्था है। प्रायः पीरियड मिस होने के बाद ही गर्भिणी अवस्था के बारे में सोचा जाता है, पहले सोचा नहीं जाता। तो शायद उस समय में अगर हम गर्भपात रस का आरंभ करेंगे तो शायद बात बनेगी इस प्रकार से। कॅन्सर मध्ये हेरिडिटी असताना पुढच्या जनरेशन मध्ये काय काळजी घ्यावी? पंचकर्म करवा के ही कंसेप्शन करवाना है। और उसमें धातुओं की दोषी दूर करने के हिसाब से कुछ प्रयोग करवाने हैं, ऐसा उसमें रहेगा। वैसे पंचकर्म से भी धातुओं की शुद्धि होती है, लेकिन फिर भी शुक्र की दृष्टि को दूर करने के लिए जरूर करना पड़ेगा। हल्ली गर्भिणीमध्ये सर्रास प्रोजेस्टेरॉन वापरतात आणि मग त्यासोबत ॲस्पिरिन पण वापरतात। तिला लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन रोज इंजेक्शन घ्यायला सांगितले होते। ये बड़ा अजीब मामला है। सिम्टमेटिक रिलीफ करके एलोपैथी ने बहुत सारा नुकसान कर लिया है खुद का और समाज का। मूल रूप तक जाना ही नहीं, ये बड़ी अजीब समस्या है एलोपैथी के। और वही कारण है उसके डिक्लाइन का। अगर हमें मौका मिलता है और अगर हम पूरी कोशिश से नंबर 1 मेडिसिन बनना चाहेंगे, कोशिश करते हैं, तो एलोपैथी रिप्लेस हो जाएगी आयुर्वेद से। मुझे उसके बारे में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सिपेट रिलेशनशिप के बेस पर अभी है ही नहीं। कोई भी शास्त्र अगर कॉन्सिपेट रिलेशनशिप पे चलता है तो ही वो शास्त्र बना रहेगा, नहीं तो केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ पर ये पूरा राज नहीं कर पाएंगे। पिछले 250 या 300 बरस में एलोपैथी ने राज किया है, अभी भी राज करेगी, लेकिन दूसरी कोई शक्ति नहीं है, दूसरी कोई अच्छी सिस्टम नहीं है जो उसको रिप्लेस करे, इसलिए इनका राज चल रहा है। अगर सचमुच आयुर्वेद में समुत्थान हो जाए, सभी छात्र आयुर्वेद की दृष्टि से सोचने लगे, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने लगे, मूल रूप से ग्रंथ पढ़ने लगे, तो माहौल बदल जाएगा। लोगों को किसी में दिलचस्पी नहीं होती, उनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अगर आप आयुर्वेद से रिजल्ट दे सकते हैं तो आप आपके पास आएंगे, कोई लेना देना नहीं है एलोपैथी के पास ही जाना है इस प्रकार से। तो ये बात सही है और अभी लोग काफी सोच रहे हैं इसके बारे में कि इसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं, वो करना नहीं करना इसके बारे में सोचना है। कल ही एक ऐसा हुआ था, मेरे रेगुलर मरीज थे एक्चुअली, खांसी हुई थी, बुखार आया था, उम्र 63 ही थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन शक्ति कम थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस था पहले इस प्रकार से। और फिर ये बुखार 4-5 दिन रहा, अशक्ति बहुत ही आ गई उसमें, वो टहले भी मेडिसिन लाने के लिए, घर में और कोई नहीं है वगैरह इस प्रकार से। और फिर मैंने बताया कि मुझे
थोड़ा निमोनिया जैसा लगता है और कंडीशन डिफिकल्ट है इस प्रकार से। तो कल सुबह उनका परसों सुबह उनका फोन आया, हाँ, कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, आप एक बार आकर देखिए। मैं और सुश्रुत गए थे। कंडीशन को देखकर मैंने कहा कि कंडीशन सीरियस है, अगर आप एडमिट करना चाहते हैं तो एडमिट करेंगे। आश्चर्य से उनकी पत्नी और उनकी लड़की दोनों ने बताया कि एडमिट होने के बाद ये बचने के चांसेस है। मैंने कहा वैसा तो नहीं है। लेकिन लोग ऐसा करते हैं ना कि अगर वो नहीं ट्रीटमेंट की, सिर्फ आयुर्वेद की ट्रीटमेंट की, तो सिर्फ आयुर्वेद करते रहे इसलिए ऐसा हुआ, तो ये ब्लेम गेम शुरू होता है बात। हाँ। तो वो बोले नहीं, हमारा पुराना अनुभव अच्छा नहीं रहा है, पिछले बरस भी इस प्रकार का एपिसोड हुआ था, 2 महीने तक बुखार चलता रहा, कुछ डायग्नोसिस नहीं हुआ, और फिर ये मुसीबत आ गई। फिर हम बहुत झगड़ा करके अस्पताल से निकल आए इस प्रकार। तो मैंने कहा देखो लाइफ रिस्क है, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये लाइफ रिस्क नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो घर पे ही रखेंगे, जो भी होगा वो होगा। उन्होंने बात मान ली और हम 9 बजे देखकर आए, 12:30 बजे उसकी मौत हो गई। अब कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इस प्रकार से लोग सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी के ही शरण में जाना है, दूसरा कोई चारा नहीं है, आयुर्वेद से क्या होगा, अगर कुछ इस प्रकार की मौत हो जाएगी तो आयुर्वेद के जरिए हुआ, ऐसा कुछ सोचेंगे वगैरह। तो एलोपैथी टिकने वाली नहीं है क्योंकि उसका साइंटिफिक बेस ही नहीं है। साइंटिफिक बेस ही फार्मेसी ड्रिवन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है, सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ को ट्रीटमेंट मार्केट मानकर चल रही है, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरी सिस्टम ही नहीं है, उससे किसी को आने भी नहीं देते ऊपर, ये अलग चीज है। लेकिन हमारे लिए भारत देश में तो स्कोप है, अगर यहाँ, हाँ, हम कर सकेंगे, सिद्ध कर सकेंगे तो लोग यहाँ आएंगे, नहीं तो हमें बुलाएंगे बाहर। तो मूल प्रॉब्लम जो है वो मूल ग्रंथों का अध्ययन और प्रैक्टिस, जो जिक्र हम इसमें कर रहे हैं, वही सबसे अहम है। और उसमें सिर्फ एलोपैथी का डायग्नोसिस और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होना, जो भी करना है वो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर करना है, और ये जिक्र होना बहुत जरूरी है। अभी ज्यादातर जिक्र रहता है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ कैसा मिले, हमारे हिसाब में उसकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में कैसी हो। गर्भपाल रस वसंत कल्प किंवा मासानुकल्प प्रत्येक वर्णीसाठी वापरावे का, मैं अभी कर रहा हूँ, पहले मैं नहीं करता था, लेकिन अभी इतने सब परिवर्तन आहार विहार में आ गया है, ये करना जरूरी है ऐसा मैं मानता हूँ, वापरता हूँ। वॉलच्या विकृतीमध्ये अवेलेबल झालेला पक्षाघात असा विचार केला का, अवयवाला झालेला पक्षाघात, इस प्रकार का विचार नहीं किया है। हाँ हाँ, ये थोड़ा अलग इस प्रकार का रहेगा, लेकिन अगर सोचना है तो सोचो, लेकिन पक्षवत की चिकित्सा इसमें उपयुक्त होगी ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन से खूप साइड इफेक्ट्स आहेत, पुढच्या 5-10 वर्षामध्ये पेशंट्स स्वतःहून सांगतील हार्मोन वापरू नका। लेकिन ऐसा है ना, अभी एलोपैथी सभी के ऊपर राज कर रही है, और उनके हिसाब में जो शब्द है वो अंतिम शब्द है, इस प्रकार को लेकर चल रहे हैं। अभी कुछ सुशिक्षित समाज इसके बारे में सोच रहा है, नेट पे सर्च कर रहा है, और फिर वो इससे दूर जा रहा है, लेकिन उनको अच्छा अल्टरनेटिव मिलना चाहिए। वास्तव में हम अल्टरनेटिव नहीं है, हम अपने को अल्टरनेटिव नहीं मानते हैं, फिर भी डॉक्टर्स मानते हैं, समाज मानता है इस प्रकार से। तो हम पहले स्थान पर कैसे आए इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। कोदटकर सर का भी यही सपना था, हम भी इसी सपने को आगे लेकर चल रहे हैं।
और मेरे ख्याल में ये होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, ये होगा। और एलोपैथी अपने आप मिट जाएगी उस समय में, अगर दूसरा कोई इस प्रकार के उसकी जगह ले लेता है तो अपने आप वो मिट जाएगी, या उसका बहुत सीमित उपयोग रहेगा। अभी इतना बड़ा कारोबार बन गया है, इतना बड़ा बिजनेस बन गया है एलोपैथी का, तो ये सिमट जाएगा इस प्रकार की स्थिति हो। लेकिन काफी देर इसमें भी लगेगी, इतनी आसानी से ये नहीं होगा। तो ठीक है, कल चालू रखते हैं। परसों अमावस्या है, कल दोपहर एक्चुअली अमावस्या शुरू हो रही है, तो परसों नहीं रहेगा और फिर गुरुवार को रखेंगे, तो कल सुबह तो रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। योग सूत्र 4 बजे करेंगे। अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है कि मैं थक ही जाता हूँ क्लिनिक होने के बाद, फिर भी कोशिश करेंगे, जितना हो सके करेंगे। और अगले महीने से मैं सोच रहा हूँ बुधवार को क्लिनिक बंद ही रखूँ, तो मेरी एनर्जी रहे, तो फिर देखते हैं थोड़ा सा। और पहला और दूसरा रविवार क्लिनिक चालू करेंगे, तो 2 दिन थोड़ा आराम इस प्रकार का रहेगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि